और वहीं इमर्जिंग राजस्थान कॉन्क्लेव में शिरकत करने सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्री अविनाश गहलोत भी पहुंचे। इस दौरान अविनाश गहलोत ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को विफल बताया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने लगातार लोगों से झूठे वादे किए। अविनाश गहलोत ने बताया कि कांग्रेस ने धरातल पर काम नहीं किया, यही वजह थी कि वो सत्ता में दोबारा नहीं आए। और उन्होंने कांग्रेस की घोषणाओं को हमने पूरा किया। देखिए, एनडीटीवी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत सबका। अविनाश गहलोत जी आप यहाँ पर पधारे और आपका बहुत व्यस्त रहता है कार्यक्रम, उसके लिए यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो सेक्टर है कोऑपरेटिव्स वाला शायद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे जयपुर और उन्होंने जो कोऑपरेटिव्स का सहकार वाला जो मेला था उसका शुभारंभ किया था। 100 years ऑफ कोऑपरेटिव है और यूएन ने कहा है कि दिस ईयर इज द ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स बिकॉज कोऑपरेटिव्स हेल्प द ग्रास रूट मूवमेंट। बहुत अहम जिम्मेदारी है आपके पास अविनाश जी। मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले सवाल शायद सबको दिलचस्पी उसमें रहती है कि हम राजनीति से ही करें। देखिए, जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई है और रूमा देवी उसका एकदम उदाहरण है, एक अव्वल और सफल उदाहरण है। तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं, युवा भी जुड़े हुए हैं और हमने देखा है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर का जो मूवमेंट है, जो स्कीम्स हैं, वो लोगों को एक सफल तरीके से बांधता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस साल जो आपका जो मूवमेंट है कोऑपरेटिव्स का, उससे आप ग्रास रूट प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करके पार्टी को भी एक राजनीतिक लाभ मिलता है क्योंकि पंचायत चुनाव होने वाले हैं। आपको लगता है कि कोऑपरेटिव्स के जरिए जो हम महिला समूह को जो सशक्त कर सकते हैं और महिला बहुत अहम वोट बैंक है, तो क्या ये एक उद्देश्य भी रहता है या ये कोलैटरल एडवांटेज है इसका? देखिए, सबसे पहले मैं एनडीटीवी राजस्थान का धन्यवाद करता हूं कि आज का ये इमर्जिंग राजस्थान बिजनेस का बड़ा कार्यक्रम है। मुझे आपने इनवाइट किया, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। और रही बात कोऑपरेटिव की, तो मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी सरकार बनने के बाद में देश की राजनीति के इतिहास में पहली बार कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का स्थापना करके आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इस सहकारिता मंत्रालय का बड़ा प्रभार दिया है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं और इस बार अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव वर्ष भी है, और अभी हाल ही में माननीय अमित शाह जी जब पूरे देश के अंदर इस अभियान का आगाज उन्होंने किया था, उन्होंने राजस्थान की वीरों की भूमि को चुना। अभी हमने देखा 17 तारीख तक बड़ा लाखों की संख्या में कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े बहुत सारे लोगों ने जयपुर की इस पिंक सिटी में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। और ये सहकार से समृद्धि का एक बड़ा अभियान है, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, जिसको हम लोग चाहते हैं, जिसमें महिला शक्ति है वो भी जुड़े, हमारी जो नौजवान है और यूथ है, उसके साथ में राजस्थान प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जो सहकारिता में इंटरेस्ट रखता है, सहकारिता के माध्यम से प्रदेश को विकास के स्थान को हम लोग और ऊपर कैसे पहुंचा सके, इसलिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। और 2021 में जब देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बना, उसके बाद लगातार गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश ने बहुत अच्छा काम किया। और मुझे कहते बड़ी खुशी है कि सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश के अंदर 5वें नंबर पर है। और ये अमित शाह जी ने खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को इस बेहतरीन काम के लिए धन्यवाद दिया है। तो मुझे लगता है राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में इस सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। आने वाले समय में राजस्थान इस कोऑपरेटिव मूवमेंट में, कोऑपरेटिव सेक्टर में नंबर 1 पूरे देश में बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार प्रयास है। किसी अगर एग्जाम की बात करें, रिजल्ट जब आता है तो देश में नंबर 1 की पोजीशन पे या फर्स्ट टॉप 10 में अगर देखेंगे तो 5 से ज्यादा परिणाम जो है महिलाओं के खाते में आते हैं। तो ये इसे आजादी के अमृत काल में महिलाओं के उत्थान का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ा परिणाम जो है, सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ बात करती है और ये तभी संभव होगा जब सबका सामूहिक प्रयास होगा। और सामूहिक प्रयास के आधार पर हमने पिछले कई वर्षों में देखा, 11 वर्षों में जब देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार तीसरी बार 1962 के बाद में देश की राजनीति में पहला ऐसा अवसर आया किसी दल के एक दल को पहली बार लगातार तीसरी बार सत्ता मिली है। ये जनता का विश्वास था, ये जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति, बीजेपी गवर्नमेंट के प्रति, एनडीए के प्रति एक बड़ा विश्वास था जिसको हम लगातार बढ़ा रहे और आने वाले समय बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के
हमारा प्रयास रहेगा, चाहे देश के अंदर हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, हम लोग विकास के मामले में आगे बढ़ेंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अशोक गहलोत जी ने लगातार ये कहा है कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी वो उनका चुनावी प्लैंक था, और उनका कहना है कि उनकी काफी स्कीमें बंद कर दी हैं इस सरकार ने। फॉर एग्जांपल जैसे गिग वर्कर्स के लिए जो लेके आए थे वो कि उनका कोई उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, और उन्होंने सोशल जस्टिस नेशनल लेवल पे भी बात की थी। तो गिग वर्कर्स का जो स्कीम है, जो वो एक्ट बनाना चाहते थे लेकिन वो एक्ट नहीं बन पाया, क्या आप इसके लिए प्रयासरत होंगे या आपके क्या विचार हैं इस पे? देखिए, पिछले 5 सालों में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस सरकार के समय में महज अपनी कुर्सी बचाने के लिए और सिर्फ 5 साल सरकार बचाने के लिए जिस कांग्रेस सरकार ने अपना समय निकाला, उसी से जनता त्रस्त थी। त्रस्त होने के बाद में सत्ता से उनको बेदखल किया, और मुख्यमंत्री जी बद्रीनाथ शर्मा जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार राजस्थान में बीजेपी की बनी, उसके बाद से लगातार हमने अच्छे काम करने का प्रयास किया है। और रही बात सोशल सिक्योरिटी स्कीम की, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के प्रभावी मार्गदर्शन में मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि एक भी योजना जो वेलफेयर स्कीम थी जो पूर्ववर्ती सरकार की थी या उससे पहले चल रही थी, हमने किसी को बंद नहीं किया। हमने उसमें और उसको अच्छा बना करके और अच्छा अलग तरीके से उसको लोगों को अधिकतम फायदा कैसे मिले, इसलिए हमने उसको लागू किया है। उन्होंने सिर्फ घोषणाएं की, लेकिन धरातल पर लाने का काम हमारे मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा जी ने किया है। रही बात गिग वर्कर्स की, तो जब आप 5 साल सत्ता में थे, आपके पास में क्लियर मैंडेट था, तब आप कर नहीं पाए थे। लेकिन चूंकि आप सत्ता में नहीं है, इसलिए बीजेपी सरकार को कोसने के अलावा, बीजेपी सरकार की आलोचना करने के अलावा विपक्ष के पास में, मुख्य रूप से कांग्रेस के पास में दूसरा कोई विषय नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही कहा है, चाहे गिग वर्कर्स हो चाहे दूसरे कोई भी कैटेगरी हो, उनके सम्मान में, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए कोई भी बात अगर आएगी तो हमारा विभाग और हमारी सरकार इसके लिए तत्पर है, और हमेशा उनको संबल देने के लिए लगातार हम लोग काम करेंगे। हमेशा मैं राजस्थान की स्पेशली बात करूं तो उन्होंने लगातार चुनाव के अंदर लोगों से झूठे वादे किए, वादे करके सत्ता में तो आ गए, लेकिन जब उसकी वादों की इंप्लीमेंट की बारी आई तो वो पीछे रह गए, मुकर गए, और उसी का परिणाम था कि लगातार चुनाव के अंदर उनको हार का मुंह देखना पड़ा। पिछली कांग्रेस सरकार के समय जब 18 से 23 के बीच में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 5 साल तक कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया राजस्थान के लोगों को फायदा मिले। लेकिन जब चुनावी वर्ष था, अंतिम साल था, तब उन्होंने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं कि उनको पता था कि हम लोग दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन इन घोषणाओं का जो आर्थिक बोझ है जो आने वाली सरकार पर होगा, इसलिए उन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर, मैं कह रहा हूं, राजस्थान के लोगों को जातियों में बांटने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। जातियों के नाम पर लगभग 45 के करीब उन्होंने बोर्ड बनाए, किसी के अंदर भी 2-4 को छोड़ के किसी में नियुक्ति नहीं करी यहां। और चूंकि उनको पता था कि हम सत्ता में नहीं आएंगे तो आने वाली सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा, लोग कहेंगे कि हमारी बोर्ड की नियुक्तियां हो, तो ये सारा जो है असमंजस की स्थिति पैदा कांग्रेस ने करी, और उनको राजस्थान की जनता से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए उन्होंने चुनावी साल में जाते जाते, जब ना उनके अधिकारी सुनता था ना जनता उनको मानती थी, जनता का विश्वास पूर्ण रूप से खो चुकी थी, इसलिए कांग्रेस सरकार अंतिम 6 महीने में जो निर्णय लिए और लगभग अंतिम वर्ष में जो उन्होंने किए, उसका फायदा राजस्थान की जनता को नहीं मिला। फिर भी हमने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पिछली सरकार ने किए थे, उनको वो पूरा नहीं कर पाई। चूंकि राजस्थान के जनता के हित में कोई काम होता है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है उसको पूरा करे। हमने मुख्यमंत्री के निर्देशन में उन सभी मांगों को पूरा करने का काम किया है। उन सभी जो उन्होंने घोषणा करी थी उसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर पॉलिटिकल माइलेज सिर्फ घोषणाओं के आधार पर मिलता तो शायद दोबारा राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो जाती है। हमारे मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से ही हमने हमारे चुनावी साल के बाद जब सरकार बनी, सरकार के पहले ही कार्यकाल के अंदर हमने राजीव राजस्थान को आयोजित किया, और मुझे बताते बड़ी खुशी है कि 35 लाख करोड़ का एमओयू हमने किया निवेशकों के साथ में। इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और मैं बताता हूं, किसी भी राइजिंग राजस्थान के इन्वेस्टमेंट की अगर सक्सेस रेट हम देखेंगे तो 10% है। इससे पहले भी किसी स्टेट का अगर आप रेशियो देखेंगे 10% है, और वो पूरे 5 साल का बताता हूं। अभी हमारे मुख्यमंत्री के लगातार मॉनिटरिंग के कारण हमने 35 लाख करोड़ के बदले में लगभग 4 से 4.5 लाख करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतार दिया है। अभी 11 दिसंबर 1 साल जब पूरा होगा हमारे राइजिंग राजस्थान का, तब हम इसको और ज्यादा परसेंटेज में आगे बढ़ाएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि 35 लाख करोड़ का अगर 50% से ज्यादा 60%, 70%, 80% जो हमारा टारगेट है कि हम लोग इसको पूरा करें,
तो जो राजस्थान की इकोनॉमी को डबल करने की हमारे मुख्यमंत्री की सोच है, राजस्थान का जो आर्थिक विकास जो है हम लोग आगे बढ़ाएं। पूरे प्रदेश के अगर लिस्ट में राजस्थान को नंबर 1 की पोजीशन पर अगर हम लाना चाहें तो ये लाखों लोगों को रोजगार देने के साथ में ये राइजिंग राजस्थान बहुत बड़ा उपयोगी एक तंत्र साबित होगा, जिसको मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग में हो रहा है। प्रत्येक महीने इसकी मॉनिटरिंग होती है और ये मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू धरातल पर आ चुके हैं और लगातार प्रयास हमारी है कि हम इसके सक्सेस रेट को और आगे बढ़ाएंगे, ताकि देश के अंदर कहीं भी अगर राइजिंग राजस्थान के नाम से, इन्वेस्ट के नाम से अगर कोई बात आएगी तो देश के इन सभी राज्यों में राजस्थान नंबर 1 पर आएगा। तो ये राजस्थान की जनता का विश्वास जो है मुख्यमंत्री के प्रति है, बीजेपी के प्रति है, सरकार के प्रति है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्या सब्सिडी बर्डन बहुत ज्यादा है और क्या ये रीजन है कि आपके मंत्रालय ने अभी कहा है कि जो सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है, जिन परिवारों की आय 48,000 से ज्यादा है, आप स्व इच्छा से उसको गिव अप कर दीजिए? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक मंत्रालय को इस प्रकार से निर्देशित किया है कि जनहित के अंदर जो भी फैसला हम ले सकते हैं वो लेना चाहिए, वो प्रदेश की आर्थिक रफ्तार को बढ़ाने के लिए होता है। अभी हमने कुछ दिनों पहले खाद्य सुरक्षा के अंदर जो लोग अपात्र थे उनको स्वेच्छा से गिव अप अभियान लागू किया है। उसमें 23 लाख से अधिक लोगों ने उसको गिव अप किया है और बदले में 51 लाख से अधिक लोगों को हमने खाद्य सुरक्षा में जोड़ा है। मुझे लगता है सरकारें पहले भी रही है, लेकिन इतना बड़ा जो है परिवर्तन जो है, हमने अपात्र लोगों को हटाया, पात्र लोगों को जोड़ा है। इसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके एक पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम लोग देते हैं, जिसमें उम्र का भी तकाजा, इतनी उम्र होनी चाहिए, उसमें इनकम का भी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कम उम्र को बड़ा बता करके पेंशन का लाभ ले रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी जो वार्षिक इनकम है 1 साल की 48,000 रुपए होती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अधिकतम, उसको हम लोग पेंशन देते हैं। कोई दिव्यांग हो तो उसको 60,000 की इनकम का स्लैब है। तो हम लोगों ने अभी एक अभियान चलाया है कि आप लोग भी अगर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि लगभग जब एक व्यक्ति, एक परिवार का बिजली का बिल ही 24,000 रुपए से ज्यादा भरते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वार्षिक आय 48,000 रुपए से ज्यादा है। तो हमने अभी एक गिव अप अभियान चलाया है कि राजस्थान प्रदेश का वो व्यक्ति जो आर्थिक रूप से समृद्ध है, जिसकी 48,000 रुपए से इनकम ज्यादा है साल की, और जो इनकम टैक्स का पेयर होता है, जिसके पास पक्के मकान है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास में बहुत सारे भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, वो लोग स्वेच्छा से सामाजिक सुरक्षा पेंशन को छोड़े, ताकि हम लोग और अधिक लोगों को लाभ दे सके। अभी राजस्थान में लगभग 92 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है। हम लोग चाहेंगे कि जो पात्र लोग हैं वो छोड़ें। अभी हमने एक स्वैच्छिक अपील करी है, और जब इसमें अपात्र व्यक्ति अगर इसमें जुड़े रहेंगे तो उनके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, उनसे वसूली भी होगी, और उनके खिलाफ में सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी अगर वो अपात्र होते भी सरकार की इन योजनाओं का गलत दस्तावेज तैयार करके पात्रता की शर्तों को पूरा करेंगे। इसलिए हमने इस अभियान को चलाया। मुझे लगता है राजस्थान प्रदेश की जनता इस अभियान का हिस्सा बनेगी, और अपात्र लोग, जो सक्षम लोग हैं, वो इस अभियान को जुड़ करके इससे पेंशन को छोड़ेंगे ताकि अन्य लोगों से फायदा मिल सके। अविनाश जी, राजस्थान सरकार के लिए एक सबसे पेचीदा मुद्दा है और वो है गुर्जर आरक्षण और गुर्जरों को उनके जो मांग है वो पूरी करना, क्योंकि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम देखते हैं उसका नतीजा क्या हो जाता है। अभी उस समिति जो है उसमें आप अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपकी एक बहुत लंबी मीटिंग चली थी, किस तरह से इसको आप सुलझा पाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं अगर गुर्जर संघर्ष समिति की बात कर तो मैं स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैसला साहब को नमन करता हूं कि जिनकी वजह से आज एमबीसी वर्ग और गुर्जर समाज के व्यक्तियों को सामाजिक आर्थिक रूप से फायदा मिल रहा है। गुर्जर संघर्ष समिति, आरक्षण समिति का जब हमारे सरकार के साथ में बातचीत हुई, जो समझौता हुआ, उसमें यह था कि प्रत्येक महीने को एक कैबिनेट की कमेटी बने, वो गुर्जर आरक्षण समिति के साथ में बैठ करके उनके जो लंबित मुद्दे हैं उस पर बातचीत करके सकारात्मक तरीके से उनका समाधान करें। हमने पहली मीटिंग आयोजित कर ली है, दूसरी मीटिंग अभी नेक्स्ट वीक के अंदर दूसरी दोबारा हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ में बहुत सारी उनके जो लंबित मुद्दे हैं उसको हम लोग पूरा करें। मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ा विषय है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय बहुत सारे लंबित मुद्दे, मैंने पहले भी कहा था कि जातियों को आपस में बांट के रखना राजस्थान की परंपरा नहीं रही, लेकिन कांग्रेस ने एक नई परंपरा को जन्म दिया है। तुष्टिकरण के आधार पर, जातिगत राजनीति के आधार पर उन्होंने लंबी राजनीति करी, लेकिन अब राजस्थान की जनता और देश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि गुर्जर समाज को और एमबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिला था उसका लाभ मिले,
उनकी जो लंबित बातें हैं उस पर हम लोग सकारात्मक काम करें। तो लगातार कमेटी के माध्यम से और गुर्जर संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठ करके आने वाले समय में इसका सकारात्मक जो बातचीत होगी उसका समाधान भी निकलेगा और हम समाज की मुख्य धारा में सब एक दूसरे के साथ जुड़ करके राजस्थान के प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। तो मुझे लगता है ये कोई बड़ा विषय नहीं है। जब साथ में बैठ कर बात करेंगे, संवाद करेंगे और कैबिनेट कमेटी जब बात करेगी तब माननीय मुख्यमंत्री को, राज्य सरकार को अपने जो कमेटी की रिपोर्ट वो देंगे और मुख्यमंत्री की बिल्कुल सकारात्मक है। आने वाले समय में इस पर पूरा पॉजिटिव तरीके से काम होगा। आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान सामने आया था जब आपने कहा था कि देखिए जो कार्यकर्ता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और जब भी वो कोई काम के लिए किसी दफ्तर में जाते हैं तो उनको एक तो खड़े होके अधिकारी जो है उनका स्वागत करे और उनको चाय पिलाए। तो क्या आपने ये कहा था? देखिए, मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि चाहे मैं हूं चाहे और कोई दूसरा व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से किसी ओहदे पर पहुंचता है या कहीं भी काम करता है तो उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण है। जब चुनाव के समय हमें कार्यकर्ताओं की याद आती है, हम कार्यकर्ताओं के साथ घूमते हैं, लेकिन जब चुनाव पूर्ण हो जाता है, हम लोग जीत जाते हैं, उसके बाद में कार्यकर्ताओं को याद नहीं रखेंगे तो आने वाला समय बड़ा मुश्किल भरा, चुनौतीपूर्ण रहता है। निश्चित ही हम जिस विचार को लेकर चले हैं उस विचार के साथ में लाखों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। मेरा आज भी यही मानना है कि जब हमारी सरकार होती है या किसी भी दल की सरकार होती है तो कार्यकर्ताओं का काम होना चाहिए प्राथमिकता के साथ में। आज आप देखेंगे कि राजस्थान में लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण ही हम लोग सत्ता में हैं और जब सत्ता में है तो हमारा फर्ज बनता है कि उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी हो, कार्यकर्ताओं की बात भी हो, कार्यकर्ताओं का काम भी हो, तब वो हमारे चाहे पंचायत समिति के चुनाव हो, जिला परिषद के हो, नगर निकाय के चुनाव है, कोऑपरेटिव के इलेक्शन हो, किसी में भी वो कार्यकर्ता जुड़ेंगे। कार्यकर्ता खून पसीने की मेहनत करता है, कमाई करता है, परिश्रम करता है और वो हमारे लिए, खुद अपने लिए नहीं करता है, वो पार्टी के लिए करता है। उसको व्यक्ति से मतलब नहीं है, उसको पार्टी के विचार से मतलब है। जो भी निर्णय पार्टी करते हैं उसके साथ में जुड़ करके लाखों कार्यकर्ता दौड़ते हैं। लाखों कार्यकर्ता विधायक के सांसद नहीं बन सकते, लेकिन लाखों कार्यकर्ता मेहनत करके विधायक प्रत्याशी, विधायक, एमएलए, एमपी जरूर बनाते हैं। तो मुझे लगता है आज भी मेरी सोच वही है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अविनाश जी, हाल ही में जो विधानसभा सेशन हुआ था, क्या आपने काफी उसमें प्रतिक्रिया दे दी है, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या जब आपने बोला आपकी दादी, क्या आपको अंदाजा था कि इतना बड़ा बवाल होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है और एक कोई सरकार की स्कीम थी वर्किंग वुमेन हॉस्टल की, जो पूर्व कांग्रेस सरकार ने भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम पे चलाई थी। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस ने घोषणा करती आई है और उस पर कोई काम नहीं किया है। इस बार हमारे मुख्यमंत्री ने वर्किंग वुमेन हॉस्टल की घोषणा करी, 35 करोड़ का प्रोविजन हमने किया। जब केंद्र सरकार हमसे मांगा तो उन्होंने 65 करोड़ रुपए हमें देने का वादा किया कि आप लोग यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भिजवाइए। मैं जब सदन में उत्तर दे रहा था तब मैंने इतना ही कहा था कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो आपकी दादी जी है, और मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि दादी शब्द होता है, दादी, नानी, मामी, ये शब्द हमारे सम्मानजनक शब्द हिंदू संस्कृति में। मैं तो एक ही बयान कोट करूंगा कि जब सोनिया गांधी कांग्रेस की मां हो सकती है तो इंदिरा गांधी दादी क्यों नहीं हो सकती है। मणिशंकर अय्यर ने और एक और उनके बड़े कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने पब्लिक मंच से यूपीए गवर्नमेंट के समय में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सोनिया गांधी सिर्फ राहुल गांधी की मम्मी नहीं, मां नहीं है, ये पूरे देश की मां भी है, कांग्रेस की मां भी है। तो अगर सोनिया गांधी कांग्रेस की मां हो सकती है तो मुझे लगता है इंदिरा गांधी कोई दादी, और हमारे लिए भी बड़ा सम्मानजनक शब्द है क्योंकि वो देश की प्रधानमंत्री रही है। इसको व्यक्तिगत लेने की बजाय उनको तो ये उल्टा मुझे धन्यवाद देना चाहिए था कि मैंने उनका सम्मान किया है। और जब उन्होंने इस पर पूरे प्रदेश भर में विरोध किया तो जनता उनके साथ में नहीं जुड़ी थी। सबको पता था कि ये उनका व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, ये कोई सार्वजनिक मुद्दा नहीं। तो जनता उनके इस अभियान से जुड़ी नहीं और उनको मुंह की खानी पड़ी। उनको विधानसभा के फ्लोर पर माफी मांगनी पड़ी थी अपने उस कृत्य के लिए जो कभी भी संवैधानिक दायरे के अंदर नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस तो हमेशा से इस प्रकार के वातावरण को पैदा करने का काम करती आई है जहां उनको कहीं भी जनता का समर्थन नहीं मिला था, और मुझे लगता है कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बिल्कुल एक बहुत अच्छे लिहाजे में और अंदाजे में बात की आपने, बिल्कुल अपनी दिल की बातें भी कही और आपके मंत्रालय से जुड़ी हुई चीज़ें भी हमें बताई, और साथ ही जो राजनीतिक, जो हम पूरे टाइम जर्नलिस्ट देखते रहते हैं कि कोई राजनीतिक उनको बयान ऐसा मिल जाए, तो उस पर भी आपने चर्चा की। अविनाश गहलोत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी का मंच साझा।